Welcome back. We are discussing plus 2 biology and the chapter name is Principles of Inheritance and Variation. In the last video, we have discussed about the incomplete dominance, codominance and multiple allele. Now, to continue with the same chapter, today's topic is dihybrid cross and law of independent assortment. So, before discussing law of independent assortment, you must know what is a dihybrid cross. First of all, we'll go through the definition. The law of independent assortment, it states that during a dihybrid cross, alleles of different characters assort independently from each other at the time of gametogenesis or at the time of gamete formation. Gamete formation के वक्त क्या होता है प्यारे बच्चों, डाइहाइब्रिड क्रॉस में, डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब ऐसा क्रॉस जिसमें दो कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को हम एक ही समय में स्टडी करते हैं. इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी जब जेनेटिक टर्मिनोलॉजी की थी हमने. अब कई बच्चे इसमें थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं जब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस की. इट इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर साइमल्टेनियसली. लेकिन कई बच्चे ऐसे लिखते हैं इट इज द स्टडी ऑफ टू कैरेक्टर साइमल्टेनियसली. दो कैरेक्टर की स्टडी नहीं है प्यारे बच्चों, दो कैरेक्टर की इनहेरिटेंस की स्टडी है कि हाउ द कैरेक्टर दे गेट इनहेरिटेड साइमल्टेनियसली. दैट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस. नेक्स्ट, नाउ डाइहाइब्रिड क्रॉस डेफिनेशन इज ओके. नेक्स्ट वन, नाउ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम we will try to understand the dihybrid cross. डाइहाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर की स्टडी हम साइमल्टेनियसली करते हैं. यहां पर जो हमने क्रॉस लिया है प्यारे बच्चों, जो मेंडल ने क्रॉस करवाया था, उसमें दो कैरेक्टर उसने जो स्टडी किए थे साइमल्टेनियसली. उसमें एक तो था शेप ऑफ द सीड और दूसरा था कलर ऑफ द सीड या कलर ऑफ द सीड कोड. कुछ भी बोल दो आप. कई बुक्स में ऐसा लिखा है कलर ऑफ कॉटिलिडन, कईयों में लिखा है कलर ऑफ सीड कोड, कईयों में सिंपली सीड कलर. तो कुछ भी आप इसको समझ सकते हैं. तो जो राउंड जो शेप है सीड की प्यारे बच्चों, उसमें दो ट्रेड जो है कंट्रास्टिंग जो है, एक तो है राउंडनेस, दूसरी है रिंकल्डनेस. जो राउंड कैरेक्टर है, राउंडनेस इज डोमिनेट ओवर रिंकल्डनेस. और सिमिलरली कलर जो है, अगर हम कलर देखें सीड कोड का, तो जो येलो कलर है इट इज डोमिनेट ओवर ग्रीन कलर. तो अगर हम इसका जीनोटाइप देखें राउंड और येलो सीड का, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई. इसी तरह से जो रिंकल्ड ग्रीन सीड्स हैं, उनका अगर हम जीनोटाइप देखें तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई. ये क्लियर है आप यहां तक? तो उन्होंने जो मेंडल था, दो कैरेक्टर को मतलब ऐसे सीड लिए जिनके कलर येलो था और उनकी शेप राउंड थी, और दूसरे की रिंकल्ड और ग्रीन थी. इनको शो किया, जो प्लांट मिले उनके आपस में फिर क्रॉसिंग करवाई. क्रॉसिंग के बाद ये जो गैमेट्स हैं कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, जब इनकी फ्यूजन हुई तो ये F1 जनरेशन बनी. अब यहां पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस कौन से कैरेक्टर आने चाहिए F1 जनरेशन में? जो डोमिनेंट होते हैं. तो यहां पर राउंडनेस और येलो कलर हो, इट इज डोमिनेट ओवर रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर. तो जितने भी ऑल द प्लांट्स और ऑल द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ F1 जनरेशन वर राउंड एंड येलो. फिर उसके पश्चात उसने क्या किया, जितने भी F1 जनरेशन थी उनकी सेल्फ पॉलिनेशन करवाई, सेल्फिंग करवाई. तो इसमें जो गेमेट्स बनेंगे राउंड येलो के, जब इनकी सेल्फिंग होगी तो चार प्रकार के गेमेट्स बनेंगे. इसमें बहुत सिंपल है, यहां हम देखेंगे इसको. जैसे ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. तो जब आपने गेमेट की फॉर्मेशन करनी है बच्चों, तो ये बहुत आसान है. पहले इसको लेंगे आर वाई, फिर आर स्मॉल वाई, दो गेमेट बन के. फिर उसके बाद आर को कंसीडर करेंगे, इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर इसको स्मॉल वाई. तो इस प्रकार से आप लोग इसके गेमेट्स बना सकते हैं. क्योंकि ये सेल्फिंग हो रही है, इसलिए इस तरफ को भी और इस तरफ को भी सेम मेल और फीमेल गेमेट यहां पर सेल्फिंग करवाने के ऊपर. जब अब ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी है आपने, आर वाई, आर कैपिटल आर स्मॉल,
Y कैपिटल Y। तो इस प्रकार से आपने जो कॉम्बिनेशन है वो यहां पर लिख देंगे। उसके पश्चात जब सेल्फिंग करवाएंगे, सेल्फिंग के बाद जो सीड फॉर्मेशन होगी तो उनकी जो रेशो होगी, जो डाइहाइब्रिड क्रॉस की रेशो है, फिनोटिपिक रेशो, दैट इज 9:3:3:1, जैसे कि हम देखते हैं आगे। और जो जीनोटिपिक रेशो है दैट इज 1:2:2:4:1:2:1:2:1। तो प्यारे बच्चों, डाइहाइब्रिड क्रॉस में उसने क्या देखा, अब यहां पर जो समझने जैसी बात वो है, शुरू में हमने पेरेंटल टाइप लिए थे। कौन कौन से थे? राउंड एंड येलो सीड्स और रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड, इन दोनों में क्रॉसिंग करवाई थी। लेकिन जब लास्ट में हमने F2 जनरेशन के बाद देखा, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन के अलावा दो और प्रकार के सीड प्राप्त हुए। ये कहां से आए? तो मेंडल, हाउ ही एनालाइज्ड दिस रिजल्ट? ही एनालाइज्ड this result on the basis of independent assortment of gametes। अब क्या होता है, जब साइमल्टेनियसली हम दो कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं तो जो दो पेयर हैं जीन्स के, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। इंडिपेंडेंट जैसे आर वो अलग, बाई अलग, इंडिपेंडेंट तरीके से वो असॉर्ट करेंगे, मतलब अलग अलग होंगे ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन एंड दे विल फॉर्म न्यू कॉम्बिनेशन। इसीलिए हमें इस क्रॉस में, डाइहाइब्रिड क्रॉस में, पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ साथ रिकॉम्बिनेंट प्राप्त हुए। रिकॉम्बिनेंट इसीलिए बने क्योंकि ये जो जीन्स थे, जीन का जो पेयर था, इन्होंने आपस में इंडिपेंडेंटली असॉर्ट किया। तो इसी बेस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस, ही प्रपोज्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस प्रकार से जो उसने लॉ की, इसकी इंटरप्रिटेशन की थी। आइए अब हम देखते हैं आगे, नोट्स आप लोग जो बनाएंगे। मेंडल मेड ए क्रॉस बिटवीन पेयर राउंड येलो सीडेड पी प्लांट विद पेयर रिंकल्ड ग्रीन सीडेड पी प्लांट। क्लियर? येलो एंड राउंड सीड्स आर डोमिनेंट ओवर ग्रीन एंड रिंकल्ड। नेक्स्ट वन, F1 जनरेशन में प्यारे बच्चों जितने ही प्लांट्स थे वो सारे थे राउंड और येलो सीडेड थे। उसके बाद जब उसने F1 प्लांट्स की सेल्फिंग करवाई, देन F1 plants are allowed to self breed and produce F2 generation. F2 generation has 4 types of plants now: a round yellow, a wrinkled yellow, a round green, and a wrinkled green in the ratio that is 9:3:3:1. That is dihybrid cross ratio. तो इस रेशो में उसे प्लांट जो है वो प्राप्त हुए। इसमें दो जो है 9 और 1, जो ये दोनों पेरेंटल है, जो शुरू में हमने लिए थे पेरेंट्स, और जो ये दो हैं बीच में 3 और 3, ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं। ये रिकॉम्बिनेंट्स क्यों बने? ड्यू टू द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स। नाउ F2 रेशो ऑफ 9:3:3:1 shows 2 types of recombinants: wrinkled yellow and rounded green. Then they can be produced only if alleles of the two different characters are free to recombine, that is assort and combine independent of each other। तो जो रेशो थी 9:3:3:1, उसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन के अलावा दो नए कॉम्बिनेशन प्राप्त हुए। और बोलता कि वो दो नए कॉम्बिनेशन प्राप्त हुए, वो क्यों प्राप्त हुए? वो तभी प्राप्त हो सकते हैं अगर उन कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जो जीन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करें एक दूसरे से। The law of independent assortment states that the segregation of R and R, capital R and small r, is independent of capital Y and capital small y। तो जो R की segregation है वो Y के मुकाबले in comparison to this वो independent होती है। This results in the 4 types of gametes, that is RY, R capital R small y, small r capital Y and small r small y। Now these combinations of alleles are different from their parental combination। ये जो कॉम्बिनेशन है ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन से अलग है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या था? राउंड और येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो इनके से बिल्कुल ये अलग है। क्यों है? क्योंकि दे शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस डाइहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर उन्होंने ये लॉ प्रपोज किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन प्यारे बच्चों, इस लॉ की एक लिमिटेशन है। अगर जीन्स लिंक्ड हैं,
अभी आगे हम करेंगे। लिंक्ड का मतलब जैसे क्रोमोसोम के ऊपर हमें मालूम है कि जीन्स आर लोकेटेड ओवर क्रोमोसोम्स। अगर जीन्स एक दूसरे के बहुत करीब लोकेटेड है, जैसे यहां पर हम देखें, ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ये दो जीन है, सपोज ये दो जीन्स जो हैं ए बी सपोज। अब जब इस क्रॉसिंग ओवर होगी, सिंस दे आर क्लोजली रिलेटेड, तो इनकी ट्रांसमिशन भी, इनकी ट्रांसफर भी इकट्ठी होगी। तो इस केस में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विल नॉट बी एप्लीकेबल। सिंस द जीन्स आर लिंक्ड, दे आर ट्रांसफर्ड एज सच टुगेदर। उनकी जो ट्रांसमिशन है आगे वो इकट्ठी होती है, इसलिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो फेल हो जाता है यहां पर। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज एप्लीकेबल only when genes are not linked, that is they do not show the phenomenon of linkage. Next one. Now reasons for success of Mendel. अब मेंडल की सक्सेस के जो मुख्य कारण क्या थे? Genetic experiments were performed by many workers before Mendel. However, only Mendel could succeed in discovering the basic principles of genetics. The various reasons for Mendel's success, they are as follows. He selected only pair breeding varieties. जो उसकी सिलेक्शन थी, उसने पेयर ब्रीडिंग जो वैरायटीज थी उन्हीं को सिलेक्ट किया था, इसलिए कोई भी वेरिएशन नहीं आई थी। Mendel selected only 7 characters for his experiment after confirming that they did not show any linkage. तो उसने लिंकेज को पहले ही बाहर निकाल दिया था। He eliminated all those varieties which showed any inconsistency. किसी भी वैरायटी ने इनकंसिस्टेंसी शो की, उसको उसने उसी वक्त एलिमिनेट कर दिया। जैसे शुरू में उसने ही सिलेक्टेड 34 वैरायटीज, फिर अल्टीमेटली 34 करते करते 22 रह गई, एंड अल्टीमेटली ही सिलेक्टेड 7 वैरायटीज। तो जिसके ऊपर उसने काम किया और उसके जो रिजल्ट्स थे वो आज भी 101% वैलिड है। नेक्स्ट वन, मेंडल वर्कड ऑन 1 to 3 कैरेक्टर्स एट वन टाइम। एक समय में 1 या 3 कैरेक्टर के ऊपर ही उसने काम किया। टेक्निक्स ऑफ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स विद पी प्लांट वाज ऑलरेडी नोन। उसको थोड़ा सा ज्ञान था पहले ही, क्योंकि जो गॉस था एक साइंटिस्ट, उसने इस प्लांट के ऊपर ऑलरेडी काम किया हुआ था। नेक्स्ट वन, वैरायटीज सिलेक्टेड बाय मेंडल हैड वेल डिफाइंड कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। ये हमने पहले भी देखा, जो ट्रेट थे वो कंट्रास्टिंग थे, मतलब कि एकदम हमें पता चल जाता है कि ये डोमिनेंट ट्रेट है और ये रिसेसिव है। जैसे वायलेट एंड व्हाइट कलर है, टॉल एंड डार्क प्लांट्स हैं। Pea plant is an ideal plant for controlled breeding experiment due to big larger size. उसकी हैंडलिंग जो है वो बहुत आसानी से हो सकती है। क्रॉस पॉलिनेशन, हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन अगर हम उसमें करवाना चाहें तो वी कैन डू इट वेरी इजीली। उसने कंटेमिनेशन से बचाया था फ्लावर को। नेक्स्ट, ही अप्लाइड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। बहुत ही उसकी जो सोच थी बहुत ज्यादा एडवांस थी उस समय के हिसाब से। जो उसने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाया वो उस वक्त के जो साइंटिस्ट थे उनके दिमाग से बहुत परे था वो। He was lucky in that all the characters chosen by him showed independent assortment. तो जो भी उसने 7 कैरेक्टर स्टडी किए थे अपने एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, उसमें किसी भी कैरेक्टर में लिंकेज नहीं थी। No gene was linked. That's why he got these results and he proposed law of independent assortment. The sampling size was very large so that the chances of error were little. Sampling size बहुत बड़ा था। ऐसा नहीं कि उसने 5 या 10 सीड्स कलेक्ट की, उसने थाउजेंड्स में उसने सीड्स जो है वो उनकी सैंपलिंग की थी। इसलिए जो चांसेस ऑफ एरर थे, मतलब कि पूरा साइंटिफिक था उसका। साइंटिस्ट, जैसे हमने साइंस की डेफिनेशन देखी थी शुरू में, मींस एक्सपेरिमेंटेशन के बाद वेरिफिकेशन, रीवेरिफिकेशन, अगेन वेरिफिकेशन। So he verified his results again and again. That's why he could succeed in proposing the law of Mendel. That's why he is known as father of genetics. So आज की वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसको शेयर करें, कमेंट करें। And to get similar videos related to biology, please subscribe my channel and don't forget to press bell icon to get latest updates. Thank you very much.